नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 75 पार किनारों के साथ दोबारा सरकार बनाने का दम भर रही कांग्रेस को मतगणना में आए नतीजों में 75 से आधी ही सीट मिली। वहीं बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े से अधिक 55 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराने की बात कह रही है, जिसके बाद बीजेपी ने विरोधियों को जमकर लताड़ लगाई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चुनावी बिगुल का शोर अभी शांत भी नहीं हुआ और नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ की नई सरकार की घोषणा भी नहीं हुई कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी आबोहवा में ईवीएम पर सवाल उठने का शोर सुनाई देने लगा है। चुनाव की हार से बौखलाए कांग्रेस के नेता ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, जिस कारण वो हार गए, वरना इस बार 75 प्लस सीटें लेकर आने वाले थे। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी। चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरुद विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके बूथ में उनको शून्य वोट मिला। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, रो रो के बता रही थी कि उनका वोट पता नहीं कहाँ चला गया, उनको वोट ही नहीं मिला उनके बूथ में। उन्होंने खुद वोट डाला तो वह वोट भी नहीं मिला, शून्य वोट मिला। तो ये किस बात का वोट होता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रायपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार दिख नहीं रहा था, 40,000 वोट से जीत गए। ये प्रत्याशित परिणाम कैसे आए? जब हार के बाद कांग्रेस ऐसे ईवीएम पर सवाल उठाएगी तो भला बीजेपी कहां शांत रहने वाली है। लिहाजा मामले में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। कल ये विषय उठाया था कि नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थे क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात, अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत तो चुनाव आयोग को कहें, ये तो नकारात्मकता का भाव है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हारी वहां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लेकिन तेलंगाना में जीत हुई तो वहां पर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ईवीएम पर सवाल कितने वाजिब, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ येतराम साहू बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर अजय गंगवानी जी आपसे ही। लगातार जिस तरह से अब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिन राज्यों में आपने मात खाई है वहां तो ईवीएम को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की बात करें तो। प्रियंका जी, देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि लोकतंत्र में कानून और संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, किस प्रकार से वोटिंग होगी, किस प्रकार से काउंटिंग होगी, किस प्रकार से फाइनल रिजल्ट आएंगे। देखिए, आज जिस प्रकार से एग्जिट पोल, अगर स्पेशली छत्तीसगढ़ की बात करूं प्रियंका जी, यहाँ पे 8 एग्जिट पोल हुए, 8 के 8 एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने की बात करते रहे। न केवल एग्जिट पोल, जितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, हर व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे क्लियर है। स्पष्ट रूप से कांग्रेस। अजय गंगवानी जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं। प्रियंका जी, कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए। मेरा निवेदन है, मैं बोलूं तो बीच में डिस्टर्ब ना करें मुझे आप। अगर आपके कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए, आप मैं इसका जवाब दे देता हूँ। नहीं, बिल्कुल।
जी, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव इस बात से उठा रहा हूँ कि जब 8 ईवीएम, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ एग्जिट पोल की, इसके अलावा जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं 2 बहुत छोटे से उदाहरण दे देता हूँ आपको। कुरूप में बहुजन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है, एक अगर आप किसी चुनाव में खड़े हो रही है प्रियंका जी, आप अपना वोट तो खुद के डालेंगे ना। अगर आपका वोट भी आपको नहीं मिलता है तो इससे बड़ी आपत्ति क्या हो सकती है। आज बसपा के उम्मीदवार ने खुद बोला कि मैं अपने बूथ पे जाके मैंने खुद को वोट दिया है, जब मैं बूथ की गिनती देख रहा हूं तो मेरा वोट गायब है। ये सिर्फ कुरूद की बात नहीं है, रायपुर दक्षिण में एक स्वतंत्र उम्मीदवार है महिला, वो उसको खुद का वोट नहीं मिलता। ये संभव है क्या, आप मुझे बता दीजिए, इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो सकता है क्या। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, ये उनका चरित्र है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई के दम पे आज स्टार प्रचारक की भूमिका में थे, ये हमने देखा। और ये लोकतंत्र की हत्या करने का क्षेत्र इस प्रकार से है कि जहां ये सरकार बनाने में सफल नहीं होते, वो ऑपरेशन लोटस, हार्स ट्रेडिंग, आज ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का देख लीजिए। आज माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 का घोटाला किया है, वो जेल की सलाखों के पीछेंगे और चक्की पीसेंगे। वही व्यक्ति 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है अजय गंगवानी जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है प्रियंका जी। हाँ, येतराम जी सुन ली है आपकी बात, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कर्नाटक में आप इस तरह के सवाल नहीं उठाते, तेलंगाना में आप इस तरह के सवाल नहीं उठाते। येतराम जी जवाब दीजिएगा पहले तो। प्रियंका जी, मनीष जी, गंगवानी जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए प्रियंका जी, चुनाव जब जीतते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते और हारते हैं तब सवाल उठाते हैं। ये ईवीएम पर सवाल उठा के जनता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का बयान बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस हार से सदमे में चली गई है, उसी का परिणाम है कि अब बयानबाजी कर छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले जब इनकी सरकार आई थी, तब जब इनको मिला हुआ था, हमको 15% मिला था और इनको 64+ मिला था, तब तो सवाल नहीं उठाए। तब ये बोले कि ये जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। अभी भी जनता का ही आशीर्वाद है। पिछले 5 सालों में जो झूठे वादे करके जनता के विश्वास में खरा नहीं उतरा, उसी का यह परिणाम है कि जनता ने इनको 35 सीट पे रख दिया। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। जब 75 पार की जब बात करते थे तो उसमें इनको आत्मचिंतन भी करना चाहिए। पिछले 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने क्या किया। प्रियंका जी, अगर घोषणा पत्र की बात करेंगे तो कर्ज माफी, गृह लक्ष्मी और 2000 यूनिट बिजली और 3200 रुपया धान समर्थन मूल्य, भारतीय जनता पार्टी से इनकी घोषणा पत्र में ये ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में जो विश्वास था, जो गारंटी थी, उसके कारण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। अभी गंगवानी जी बात कर रहे थे एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल एक अंदाज होता है और उसी अंदाजा से एग्जिट पोल बताया जा रहा था। इसके पहले जब एग्जिट पोल 2018 में था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीट नहीं बताई थी, तब तो हमने हल्ला नहीं किया। एग्जिट पोल से चुनाव परिणाम नहीं होता, जनता के मतों से चुनाव का परिणाम होता है। गंगवानी जी आप मत बोलिए बीच में, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। प्रत्याशी को एतराम जी अगर प्रक्रिया को समझते हैं, अगर आप खुद चुनाव लड़ेंगे एतराम जी, खुद का वोट डालेंगे खुद को और वो वोट भी नहीं मिलेगा तो इस बात का क्या नहीं गंगवानी जी, तो आप उसकी शिकायत कीजिए ना, उसकी जांच हो जाएगी, उसकी जांच हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है चुनाव आयोग किसी बात नहीं सुनता। भारत के संविधान पे भरोसा है कि नहीं, भारत के न्याय प्रणाली में भरोसा है कि नहीं। आप गंगवानी जी आप शिकायत कीजिए, हम प्रमाण क्या हो सकता है बता दीजिए। नहीं अजय गंगवानी जी, यदि एक घटना की आप बात करें भी, एक दो घटने की, तो एक दो घटना को लेकर आप 4 राज्यों के चुनाव पर उसके परिणाम पर सवाल खड़ा कर देंगे। एक चीज बता दीजिए, कल को आप मुझे अजय गंगवानी जी, कल को तेलंगाना में यदि कोई इसी तरह की शिकायत सामने आती है तो आप क्या जवाब देंगे वहां पर? बहुत अच्छा प्रश्न, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ आपसे। आप चुनाव की बात करें, आज अमित शाह जी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, आज धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास, एक हेट स्पीच देकर जाते हैं। हमारे चुनाव आचार संहिता के खिलाफ हमने वहां कंप्लेंट की, आज अमित शाह जी के खिलाफ। उनके पास जवाब क्या आता है हमारे पास कि वो वोटों को मांगने के लिए नहीं आए थे। तो भैया अमित शाह जी छत्तीसगढ़ का दौरा किस लिए कर रहे थे? क्या अपनी सरकार बनाने का प्रयास नहीं था? तो चुनाव आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। आज इनके अकलतरा के विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, सौरभ सिंह,
उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण की बातें उनसे रखवाई गई, नाबालिग और छोटे बच्चों का इस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, जिसके खिलाफ हमारे शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं होती, न सौरभ सिंह के ऊपर, न अमित शाह के ऊपर, न हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर। नहीं तो अजय गंगवानी जी शिकायत आपने की है ना? तीनों के खिलाफ शिकायत है, मैं तीनों का ये लिखित एप्लीकेशन है, ये देख लीजिए। अजय सौरभ सिंह के खिलाफ शिकायत है, अमित शाह जी के खिलाफ शिकायत है, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत है, जी कोई जवाब कार्रवाई नहीं दीजिएगा। होती। दूसरा देखिए, हमारे राहुल गांधी को मूर्खों का राजा कहते हैं, उस पर चुनाव निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराती है और जो हजारों कर्मचारी चुनाव में लगे थे वह निष्पक्ष चुनाव कराएं। जहां पे त्रुटि हुई है इन्होंने शिकायत किया है, शिकायत। अरे प्रियंका जी, को न्याय उंगली उठा, अजय गंगवानी जी आप बीच में बोल रहे हैं, आपकी बारी आएगी तो आप बात करिए ना, चिल्लाने से नहीं होता। पूछ लीजिए, आपने बारी आएगी तो आप बात करिए ना, आपने लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है। जब आपने शिकायत किया, आप शिकायत की जांच होगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत किया है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में उन्होंने खुद आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसकी हमने भी शिकायत की। हमें भरोसा है, हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, हमें संविधान के ऊपर भरोसा है, हमें लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है। निश्चित रूप से हमने शिकायत किया, उस शिकायत के ऊपर हम भरोसा है और जांच होगी। मनीष जी, और आपको शायद भरोसा नहीं है। ठीक है मनीष जी आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह से कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता एक तरफ ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सवाल तेलंगाना और कर्नाटक में क्यों नहीं उठाए जाते जब जीत मिल जाती है? तो ये देखिए, ये स्पष्ट है कि आप जिस बात कर रही हैं उससे मैं सहमत हूँ। जब बात ये हो रही, जब पिछले बार तो चुनाव जो है गंगवानी मेरे ख्याल से ईवीएम से ही हुआ था, जब आप लोगों को 68 सीटें मिली थी, उस समय आपने नहीं बोला था कि ईवीएम खराब, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसको समझना होगा आपको। और पहली चीज ये कि जिस चीज की बात कांग्रेस कर रही है कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है शायद उस प्रक्रिया से अवेयर होने की आवश्यकता है। ईवीएम की मशीनें जब आती है तो मुझे लगता है कि उस समय सारे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तरफ से बकायदा लिखित में एक लेटर जाता है कि आप आकर के जितनी मशीनें रखी हैं उसमें से रैंडमली कोई भी मशीन निकाल करके चेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति वहां जाता है, जाने के बाद उस मशीन को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उनका साइन होता है और साइन होने के बाद फिर जो है वो मशीन जो है प्रक्रिया में आती है। तो ये एक प्रक्रिया जो चुनाव के पहले की होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस समय जाकर के आपको चेक करना चाहिए था और आपने चेक किया है, जब साइन किया है तो उसके बाद आप आपत्ति कर रहे हैं। जब आप हार गए उसके बाद आपत्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए एक जगह नहीं हुआ, जहां आप जीते हैं वहां भी आप इन चीजों को बोल सकते हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि, और टेक्निकली भी उस चीज को समझे तो मशीन हैक होने की बात कांग्रेस कर रही है, तो मशीन कैसे हैक हो सकती है इसको बस समझा दे कि कैसे हैक हुई है मशीन, वो कैसे हैक। भाई कोई भी चीज कहीं जब जुड़ेगी, कनेक्ट आपस में जब होगा तो उसके बाद ही उससे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है ना, बगैर कम्युनिकेशन के तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो इन चीजों को समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बात दूसरे राज्यों में हो रही, तेलंगाना में आप जीते हैं, वहां पर आप नहीं बोले कि ईवीएम हो गई। और दूसरी एक चीज अजय जी कह रहे थे कि जिसने वोट डाला उसका वोट उसको नहीं मिला, तो इस चीज की तो आपने लिखित में शिकायत करें, वो जिसका वोट नहीं मिला है तो वो जाकर के वहां कार्रवाई करें और वहां पे जाके चुनाव आयोग में कंप्लेंट करें। चुनाव आयोग में जब चुनाव होता है तो दोनों ही दल कंप्लेंट करते हैं, एक दल कंप्लेंट नहीं होता। कांग्रेस की तरफ से भी कंप्लेंट हुई है, भाजपा की तरफ से भी कंप्लेंट हुई है। अब उस पर कंप्लेंट के बाद आप जो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। हाँ ठीक है अजय जी, और दूसरी बात, जिस तरह से आप अजय जी आपका कहना था कि तमाम एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे थे वो आपके पक्ष में आ रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो तमाम पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन अजय जी इस बात को भी तो समझना होगा कि चुनाव की प्रक्रिया और अंदाजे की प्रक्रिया दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। फैसला आपको जनता का ही मानना होगा। यदि आप एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषक के सहारे ऐसे सरकारें बनती होती तो फिर जरूरत ही क्या थी चुनाव की और चुनाव आयोग की? प्रियंका जी देखिए, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बिंदु पर बात रखना चाहता हूँ। जनादेश का पूरा सम्मान है, अगर सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा तो पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान का विश्वास जताया। देखिए मैं तीन छोटे से उदाहरण दे देता हूँ। ये वही केंद्र की मोदी सरकार है जो पेगासस के माध्यम से इजरायल का सॉफ्टवेयर था, मेरे मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार है, शायद उनको बहुत अच्छे से पता होगी पूरी घटना। आज इजरायल से एक सॉफ्टवेयर मंगाया गया, 300 व्यक्ति, चाहे हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, उसके अलावा पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जो न्यायालय से जुड़े व्यक्ति, और तो छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के खुद के मंत्रिमंडल में शामिल कई केंद्रीय मंत्री, इनके एनडीए में शामिल विपक्षी दल के नेता, सारे लोगों की जासूसी कराई गई। मुझे बता दीजिए नहीं हुआ क्या? आज पूछ लीजिए, मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार है, 300 लोगों की जांच की गई,
11 से ज्यादा विदेशी मीडिया संस्थानों ने इस बात को प्रमाणित किया गया कि 300 लोगों की फोन टैपिंग की गई। अभी ताजा उदाहरण दे दूं प्रियंका जी, हमारे कुमारी शैलजा जी का, टीएस सीधे जी का, हमारे वेणुगोपाल जी का आज नहीं iPhone अजय में जी, बंद उसमें- अजय जी, ये मैं मुद्दा तो कंप्लीट आपने करूं, संसद में प्रियंका जी, उठाया है ना? मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बार-बार डिस्टर्ब करें मुझे आप प्रियंका जी, मेरा निवेदन है मैं कंप्लीट करूं। नहीं फिर नहीं, आप पूछिए मुद्दे से मेरे से। भटक रहे हैं। मैं बात छत्तीसगढ़ क्यों? की कह रही हूँ। पेगासस मुद्दा नहीं है, पेगासस मुद्दा आप नहीं है। जासूसी की बात आप लेकर सही जासूसी मानती पे है? आपने क्या संसद में, देश के लोकसभा में संविधान सवाल को उठाया ना? सही मानती है? ये चरित्र को उजागर करता है प्रियंका जी, किसी की क्या सोच है। सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकरण आप किसी हद तक जा सकते हैं? क्या देश के इतिहास में आज तक किसी की फोन टैपिंग हुई? बता दीजिए। मनीष जी बैठे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियंका जी, एक उदाहरण दे दीजिए मुझे पिछले इतने सालों का कि किसी के फोन टैपिंग की गई हो, किसी विपक्षी दल के नेता की, किसी पत्रकारों की, न्यायालय के न्यायाधीशों की आज तक हुई क्या? बता दीजिए। ठीक ये है, मोदी ठीक है। सरकार के आने के बाद पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं, आपके फिर सवाल आप पे मैं पति जवाब ले बताइए। लेती हूँ पहले। मनीष जी, मैं मनीष जी, मनीष जी, कंप्लीट करूं मैं प्रियंका जी कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन 10 सेकंड और दे रहा हूं आखिरी पे। तो ये सोच का आज इनके वरिष्ठ नेता है प्रियंका जी सुब्रमण्यम स्वामी, इन्हीं के नेता है। वो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव जीते किसी भी राज्य में सरकार बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, नियत, नीति और मंशा का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये सत्ता प्राप्ति के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसके मैंने कई प्रमाण दिए प्रियंका जी। ठीक है अजय जी, ठीक है। येतराम जी, सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा। अजय जी ने एक सवाल उठाया है यहाँ पर कि बिना चुनाव के आप सरकार बना सकते हैं, ये बयान आया है सुब्रमण्यम स्वामी का प्रियंका जी। येतराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं आपके पास वापस आऊंगी। मनीष बोरा जी, येतराम जी अपने फोन को आप अनम्यूट कर दे। ठीक है, मैं आपके पास वापस आने की कोशिश करती हूँ। मनीष जी, जिस तरह से यहाँ पर अजय जी पहले तो तमाम राज्यों की यहाँ पर बात कर रहे हो, उसके बाद जासूसी की यहाँ पर बात की है। मैं यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ। बार बार आप उन्हीं मुद्दों को लेकर आएंगे। इन मुद्दों को लेकर तो आप संसद में सवाल कर चुके हैं ना। बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल उठाना कितना लाजमी है? क्या लगता है कि सरकार केवल बार बार सवाल उठाने से ही कार्रवाई करेगी? ये एक चीज जो बात अजय जी ने उठाई, उसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाजपा की नीयत क्या है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो बात वो कर रहे हैं भाजपा की नीयत क्या है, उसके माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज, टेक्निकल चीज को समझिए आप कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर आया था वो किसी नेटवर्क के थ्रू आपके उसमें जा रहा था मोबाइल में, और उसके बाद वो जासूसी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ईवीएम के साथ कम्युनिकेशन का क्या माध्यम है? यदि जब तक उसके साथ कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होगा, कोई चीज से कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा, तब तक आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ईवीएम जो है मशीन, मैंने पहले भी प्रक्रिया की बात भी बताई कि ईवीएम जो मशीन है उससे कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है। मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है उसमें ना तो कोई चिप लगा है, ना कोई कम्युनिकेशन वाईफाई का कोई माध्यम है। ईवीएम को किसी भी माध्यम से किसी दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब तक ये स्थिति नहीं होगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो हैक हो गया है? कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना भाई। जैसे आज हम डिबेट करने बैठे हैं तो हम डिबेट नेट के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उसके बाद हम आपस में चर्चा कर पा रहे हैं। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कैसे ये चीज संभव है? ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि किसी का वोट किसी ने दिया, नहीं मिला तो वो एक जांच का विषय हो सकता है निश्चित रूप से, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दें, ये कतई जायज नहीं है। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस बात को समझना होगा कि देखिए, हमें जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, और ये स्थितियां क्यों बनी इस पर विचार विमर्श कर करके उसके हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी, तमाम उसमें जनता के फैसले पर तो आप सवाल उठा ही रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम की आप बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर दोष मढ़ने से बेहतर होता यदि आप अपनी पार्टी के अंदर देखते कि क्या कुछ कमी रह गई पार्टी के अंदर, या पार्टी के काम करने में क्या कमी रह गई, तो मुझे लगता है आपको अगले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। देखिए, किसी भी चुनाव के दो पक्ष हैं प्रियंका जी, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। आज हम जो हार रहे हैं उसके कारण जो है उसकी समीक्षा विश्लेषण किया जाएगा, बेहतर प्रयास करेंगे, वो एक सेपरेट मुद्दा है। लेकिन क्या लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया देश के संविधान में जो निर्धारित है उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? मुझे बता दीजिए। प्रियंका जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, या मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये ईवीएम हैक की बात कर रहे हैं। अगर ये आज जाके गूगल में सर्च करेंगे तो कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने इस पर निर्देशित किया। अजय गंगवानी जी, अगर यही सवाल है तो एक सवाल और सुन लीजिए। अगर यही सवाल है तो ये सवाल चुनाव से पहले क्यों नहीं आता, नतीजों से पहले क्यों नहीं आता? देखिए, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ कि ये हमको पहले उठाना चाहिए था। हमें सच बात है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके चैनल पे, इस बात को उठाना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है,
कांग्रेस पार्टी में वेणुगोपाल जी ने, इसके अलावा हमारे रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने और वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को पहले भी उठाया है विभिन्न मंचों से। आज हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें भी इस बात की उठी थी कि ईवीएम पे जो है हमको आपत्ति दर्ज करी जानी चाहिए थी, और हमारे द्वारा इसके पहले चुनाव में ऑलरेडी कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन चुनाव कोई आकार उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। और एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं प्रियंका जी, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, बालाघाट में जो नोडल अधिकारी थे, आज जो पोस्टल बैलेट को स्ट्रॉन्ग रूम से खोल के उसको पहले गिनती का प्रयास किया गया था, बाद में नोडल अधिकारी को चुनाव आयोग ने इन्वेस्टिगेट किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र के मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। आज किसके इशारे पर आज मध्य प्रदेश की सरकार है, जवाब दीजिएगा। सरकार है, ठीक है, आती हूँ अजय जी, आपके पास आती हूँ। येतराम जी बैठे हैं, वो भी इस बात को समीक्षा करेंगे। येतराम जी जवाब दीजिएगा अजय जी के सवाल का। प्रियंका जी, चुनाव के पहले जो अभी परिणाम आए उस परिणाम से कांग्रेस घबरा गई है और उनको मालूम है लोकसभा में इससे भी अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। इसीलिए अजय गंगवानी जी बात उठा रहे हैं। जब चुनाव निष्पक्ष होता है, सारे अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष काम करते हैं, और जब स्ट्रांग रूम में इतनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे ऐसे बात करना। और जैसा कि अभी हमारे वही पत्रकार मनीष वोरा जी बताए हैं, प्रियंका जी, अजय गंगवानी को ही बोलने दीजिए, पूरे डिबेट में इन्हीं को बोलने दीजिए, इनकी आदत है बीच बीच में बोलने की। अजय जी जवाब सुन लीजिए जी। जैसा कि अभी मनीष वोरा जी ने कहा कि सारे कौन से पोलिंग बूथ में कौन सा ईवीएम गया है, उसके एक एक ईवीएम का नंबर था, और एक एक ईवीएम का नंबर सारे राजनीतिक दलों को दिया गया था। हमारे जो अभिकर्ता है उनको एक एक ईवीएम का नंबर दिया गया था, और कौन सा मशीन खराब है उसका भी नंबर दिया गया, और कौन सा मशीन लगा उसका भी नंबर दिया गया। सारे चुनाव निष्पक्ष हुआ है। इस चुनाव के परिणाम निष्पक्ष हुए हैं, इसमें आरोप लगाना माने हजारों जो कर्मचारी लगे निष्पक्ष चुनाव कराए हैं उनका अपमान है। जब अभी बात किए तेलंगाना और कर्नाटका की, तो हमारे जय गंगवानी जी उसमें तो जब परिणाम उनके पक्ष में आता है तो ये एक खुश रहते, परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता तो एक खुश नहीं रहते। सुरजेवाल जी की भी बात कर रहे थे। सुरजेवाल जी लोकसभा के चुनाव में, सुरजेवाल जी ने लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस को वोट नहीं दिया उनको क्या बोला, उन्होंने राक्षस कर डाला। ऐसी कांग्रेस की सोच है, ऐसी कांग्रेस की मानसिकता है। लोकतंत्र पे शायद इनको भरोसा नहीं है, जनता पे इनको भरोसा नहीं है। ये अब तो आप कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए, इस पर क्या कहना है येतराम जी? कांग्रेस की अब मांग है कि लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से हो। देखिए, निर्वाचन आयोग सारे जो निर्णय है बड़े सोच समझ कर करती है। निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है वह सर्वोपरि है, सर्वमान्य और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध है, और निश्चित रूप से यही चुनाव कराते आ रही है। कांग्रेस की मांग करने से ये नहीं होता, ये क्षुब्धता के कारण मांग कर रहे हैं। अजय गंगवानी जी, ये फैसला तो चुनाव आयोग करेगा ना? देखिए प्रियंका जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे मित्र येतराम जी से पूछा। अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर किसी विपक्ष को ये ऑब्जेक्शन है कि ईवीएम पे अगर चुनाव हो रहे हैं वो सही ढंग से लोकतांत्रिक नहीं है या पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, तो आप बैलेट पेपर से आपको आपत्ति क्या है? येतराम जी खुलेआम इस बात का विरोध कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चाहते ही कि बैलेट पेपर से प्रियंका जी मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। पाप नहीं है, कोई चोर नहीं है। नहीं येतराम जी, प्रियंका जी 5 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा जी। प्रियंका जी, अजय गंगवानी जी हिंदुस्तान में एक लौता राजनीतिक पार्टी नहीं है, और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी हैं। क्यों कांग्रेस को भरोसा नहीं है? ठीक है, मनीष वोरा जी फाइनल कमेंट। मनीष वोरा जी फाइनल कमेंट। अगर किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज हो रही है, बात हो रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो मैं एक बात और कहूंगा कि जब पोलिंग चालू होती है, पोलिंग के पहले भी पोलिंग बूथ के अंदर भी मॉक वोटिंग करा के दिखाई जाती है, और वहां पर मेरे ख्याल से दोनों दल के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं जो मॉक वोटिंग करके देखते हैं, और उसके बाद उसको फिर वापस ब्लैंक किया जाता है और उसके बाद चुनाव होता है। ये प्रक्रिया पोलिंग के पहले होती है, और पोलिंग के पहले की प्रक्रिया के बारे में मैंने जानकारी पहले ही दी। तो मुझे लगता है जब उस समय हो रहा था तो उस समय उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, मशीन में कोई गड़बड़ी है तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। मनीष जी बहुत धन्यवाद, अजय जी बहुत धन्यवाद, येतराम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस मांग कर रही है कि लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा कराया जाए। अब देखना ही होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है और कांग्रेस की जो तमाम शिकायतें हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में खबरों के बने लिए इंडिया वॉइस के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।